हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स को देख लिया होगा और आज हम बात करने जा रहे हैं 25 फेब का जो पेपर हुआ था, जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और देखते हैं कि उस पेपर के आंसर्स कैसे निकाले होंगे और कैसे उसे आप शॉर्ट टाइप से कर सकते हैं या क्या एफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया जाए, ठीक है। क्योंकि आपका अभी नेक्स्ट पेपर होने ही वाला है, फिर से मेंस का पेपर होगा, तो वहाँ पे आप जो भी गलतियाँ यहाँ पे आपने की हैं तो आपको सेकंड टाइम मिल रहा है जो कि आप उन गलतियों को सुधार लें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेंगे यहाँ पर जिसे आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले रखा है बेटा, ये क्वेश्चन आया था 25 के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पेपर है 25 फेब सेकंड शिफ्ट का, ठीक है ना, सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये, ठीक है। तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसे कि आप लोगों ने सभी लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। ये देखिए 2 कॉट इनवर्स से यहाँ पे कॉज इनवर्स से बाहर कॉसेक दिया गया, तो आपको पता है कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसे कॉसेक में कन्वर्ट करना होगा, देन कॉसेक एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2 कॉट इनवर्स एक्स है, तो इसका मतलब ये है कि 2 टाइम्स इसे हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स ऑफ 1/5 लिख सकते हैं, प्लस ये कॉज इनवर्स है तो इसे हम 10 इनवर्स के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो 10 के फॉर्मेट में क्या होगा बेटा, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। ये बात तो समझ में आ रही होगी आपको। अब बात करते हैं 2 10 इनवर्स थीटा का। तो 2 10 इनवर्स थीटा का मतलब था 10 इनवर्स ऑफ 2 थीटा 2/5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, तो 1/25 लिख देते इसे हम, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू हो जानी चाहिए थी वो होनी चाहिए 10 इनवर्स 2/5 और ये हो गया 24/25। ये कैंसिल हो गया बेटा 5 से और ये कैंसिल हो गया 12 से, तो ये 5/12 हो जाएगा। तो ये हो गया 10 इनवर्स 5/12 और ये भी 10 में है, ये भी 10 के फॉर्म में है, तो दोनों का एडिशन कर लेते हैं। तो ये हो गया 10 इनवर्स x प्लस वाई, मतलब ये हो गया 3/4 प्लस 5/12 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स कितना क्या होगा 36 और प्लस का 20, 36 प्लस 20 56 डिवाइड बाई 48 और यहाँ पे 48 माइनस 15, तो 48 माइनस 15 का मतलब हो गया 33 डिवाइड बाई 48, ये कैंसिल आउट। ये 10 इनवर्स के केस में आ गया। अब 10 का मतलब ये हो गया कि आपके पास ये हो गया 56 और ये हो गया 33, ठीक है ना। तो आपको हाइपोटेनियस चाहिए, तो अगर आप इसका हाइपोटेनियस निकालें तो ये जो वैल्यू थी 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो रूट निकलता है, इसका रूट था 63। क्या था 63, चेक कीजिए, यहाँ पे 36 आएगा तो 6 हो गया और प्लस का यहाँ 3 का 9, तो 15, मतलब लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी और 15 का रूट मतलब 65 आता था बेटा। क्या आना चाहिए था 65 आना चाहिए था और ये जो वैल्यू आनी चाहिए थी, मतलब ये क्या आ गया बेटा 65 आ गया। तो कॉसेक में कन्वर्ट करना था, कॉसेक का मतलब हाइपोटेनियस अपन क्या होना चाहिए था बेटा परपेंडिकुलर, तो ये होगा 65 डिवाइड बाई 56 और यही आपका आंसर था। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको सॉल्व कर लेना है। आई होप आप सॉल्व कर सकते हैं, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ओके, अच्छे से कर दीजिएगा। तो बात करें बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था और सिंपल सा केस था बेटा, बहुत सिंपल सा कि अगर एक रूट दिया गया है 1 माइनस का 2i दिया गया था, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर देन फाइंड द अल्फा माइनस बीटा। तो सिंपल सा केस था बेटा, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रूट दिया जाता है, और ये ध्यान होगा आपको क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स का अगर एक रूट दिया गया है या आपको p प्लस रूट क्यू दिया जाता है इस टाइप का, तो इसका एक दूसरा रूट जो होता है वो p माइनस का रूट क्यू होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे इसके बारे में बात की गई 1 माइनस 2 आयोटा एक रूट है, तो 1 प्लस का 2 आयोटा एक दूसरा रूट होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर बात की जाए कि अगर इसका सम क्या होगा, सम अगर देखा जाए तो सम ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, सम ऑफ रूट्स होना चाहिए आपके पास 2, और अगर प्रोडक्ट के बारे में बात की जाए तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होना चाहिए 4 और +1 5 हो जाएगा,
ठीक ना, 1 - 2 आयोटा 1 + 2 आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, करेक्ट 5 हो जाएगा। अच्छा, किसी भी क्वाड्रेटिक के बारे में जब बात करते हैं तो इक्वेशन क्या होती है, जेड स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट इंटू का जेड हो जाता है और प्लस का प्रोडक्ट होता है। ये सब पढ़ा होगा आपने। सम का मतलब ये हो गया कि सम की जगह पे जो आपके पास है वो एक्चुअल में 2 है, तो 2 आ गया। और अगर हम 2 को कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ तो अल्फ़ा का मतलब ये हो गया कि अल्फ़ा की वैल्यू होगी -2। और प्रोडक्ट को अगर कंपेयर किया जाए बीटा के साथ तो बीटा की जो वैल्यू है वो है 5। वैल्यू क्या निकालनी है, अल्फ़ा माइनस बीटा निकालनी है, तो -2 माइनस का 5 मतलब माइनस का 7 हो जाएगा। और यही आपके पास आंसर हुआ था। ठीक है, आसान है, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ओके, इसे अब इरेज कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ, इफ़ an = α n - β n। और ये क्वेश्चन देख करके हमें याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और इजी सा क्वेश्चन है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर किया हुआ है तो ये क्वेश्चन आपने डायरेक्ट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन है, इफ an = α n - β n and alpha and beta be the roots of the equation x² - 6x - 2 = 0, find the value of a10 - 2a8/3 a9 दिया गया था। तो इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका था कि अगर आप इसको जब सॉल्व कर रहे थे तो आपको a10 का मतलब ये हो गया कि a10 का मतलब है आपके पास कि आप इसकी जगह जो पुट करोगे, a10 का मतलब क्या हो गया बेटा, α⁻10 माइनस β⁻10, ठीक ना, -2 टाइम्स α⁻8 माइनस β⁻8 हो जाएगा और डिवाइड बाई आपके पास आएगा 3 टाइम्स α⁻9 माइनस β⁻9, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये केस आएगा। अब इनका यूज़ कैसे करना, तो इनका यूज़ करना भी आपने सीखा होगा। बहुत सिंपल सा केस था कि आपके पास रूट्स थे तो रूट्स इसको सेटिस्फाई करते, तो आपके पास जैसे अल्फ़ा को सेटिस्फाई करते तो α² माइनस 6α - 2 = 0 आ जाता। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है कि हम अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा, ठीक ना, इसकी जगह पर वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिएगा ज़रा। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो α² -2 का मतलब था माइनस का 6α। ऐसे ही देखा जाए तो β² -2 की वैल्यू जो होगी वो माइनस का 6 बीटा होगी। ओके, अगर हम लोग देखें यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो α⁻10 है यहाँ पर, ये α⁻10 है और माइनस का 2 α⁻8 है, तो -2 मतलब अल्फ़ा की पावर अगर हमने 8 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से आएगा α² -2, α² माइनस का 2 आएगा और माइनस अगर β⁻8 को कॉमन निकाला तो हमें लगता है β² माइनस का 2 आएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और ये हो गया 3 टाइम्स α⁻9 माइनस β⁻9 हो गया था। ओके, और जैसे ही आपने ये चीज़ की तो आपको मालूम है कि अल्फ़ा का जो केस है वो क्या है बेटा, α⁻8 हो गया और इसकी जो वैल्यू है ये क्या है, ये है माइनस का 6α। ऐसे ही माइनस का β⁻8 है और ये जो वैल्यू होगी वो माइनस का 6 बीटा है। डिवाइड बाय अगर देखा जाए तो ये 3α⁻9 माइनस β⁻9 आ जाता है। कैलकुलेट कीजिए बेटा, तो माइनस का 6 है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो अगर -6 कॉमन आपने ले लिया तो α⁻9 आएगा और माइनस β⁻9 आ जाएगा, ठीक है ना। और नीचे भी 3 टाइम्स है, α⁻9 है और माइनस β⁻9 है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, माइनस का 2 आ जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, सिंपल चीज़ समझ में आ रही है। और देखो हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ की है, ये जो वैल्यू थी ना ये पॉजिटिव आनी चाहिए थी। तो अगर पॉजिटिव आती तो यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती, तो यहाँ पे पॉजिटिव आता और वैल्यू क्या आ जाती, 2 आ जाती। तो ये चीज़ जो थी ना वो क्या आ जाती, 2 आ जाती, ठीक है ना। तो पॉजिटिव 2 आ रहा था इसका आंसर। ओके, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को भी ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देख लें। तो बात करें बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन जो दिया गया था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन फंक्शन डिपेंडेंट था और इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस शीट वगैरह में मिल चुका होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी देखना होता तो हम लोग क्या करते थे, आप लोगों ने प्रैक्टिस शीट में किया होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया गया, देखिए 1/20 दिया गया, 3/20 दिया गया और अप टू ये 39/20 दिया गया। 39/20 देखिएगा ध्यान से कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कुछ इस टाइप की बेटा, f ऑफ
हम इसे क्या कर सकते हैं, 2 माइनस का 1/20 कर सकते हैं, 2 माइनस का 1/20 हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में देखा जाए तो यहाँ पे देखिएगा एफ ऑफ 1/20 एफ ऑफ 2 माइनस 1/20 है, तो मतलब ये जो है इस केस से मैच करता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा एक केस काम करता है कि जब आपके पास इस टाइप का केस हो तो हम लोग क्या करते हैं, x का मतलब क्या है, यहाँ पे 1/20 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 माइनस का 2 माइनस का x लिख सकते हैं, सॉरी x का मतलब क्या है 1/20, 2 माइनस एक्स निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो 5 पावर 2 माइनस एक्स हो गया, 5 प्लस 5 पावर 2 माइनस का x हो गया, और इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये जो केस आएगा बेटा वो आएगा 25 इंटू 5 पावर माइनस का x आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 25, ध्यान से देखिएगा, ये आएगा 5 प्लस का 25 इंटू 5 पावर माइनस का x हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे, 5 अगर कॉमन ले लिया, 5 पावर x को नीचे लेके आ जाए तो 5 इंटू 5 पावर x हो जाएगा ना, 5 इंटू 5 पावर x हो गया, और 5 को कॉमन निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन, ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग बात करें 25, अच्छा एक काम करते हैं, कैलकुलेशन ध्यान रखेंगे, और यहाँ से जो आएगा 5/x हो गया, तो 5/x यहाँ जाएगा तो 5 इंटू 5 पावर x हो गया, प्लस का 25 हो गया, और डिवाइड बाई 5 पावर x तो ये कट गया। अब एक काम करते हैं, 5 कॉमन निकाल देते, तो बाहर क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ आएगा 5 प्लस 5 पावर x हो जाएगा। ओके, ऐसा कुछ है क्या। अगर हम देखें कि f ऑफ x प्लस का f ऑफ 2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक ना, और 5 पावर x प्लस का 5 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, मतलब इसका जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो जो सारे केसेस हैं उसके बारे में अगर हम डिटेल बात कर लें, कि जो केस था जैसे f ऑफ 1/20 था, और जो लास्ट टर्म था वो था f ऑफ 39/20, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक्चुअल में है f ऑफ x प्लस का f ऑफ 2 माइनस एक्स का है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ऐसी अगर बात करें f ऑफ 2/20 और प्लस f ऑफ 38/20 के बारे में बात करें तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसी ग्रुप देख लीजिए कि ग्रुप कितने बन रहे हैं। तो अगर बात करें 1 से लेके 1 2 3 4 5 अप टू क्या होगा, अगर हम बात करें 19 तक के ग्रुप अगर देखें तो 38 केसेज हो जाएंगे, ठीक ना। 38 केसेज हो गए, 39 केस हैं एक्चुअल में, तो 38 ग्रुप तो हो गए। तो इसका मिडिल टर्म जो होगा वो सेपरेट बच रहा होगा। मिडिल टर्म क्या होगा, इसका मिडिल टर्म जो होगा वो क्या होगा 20/20 वाला केस होगा, जिसका 1 माइनस का केस नहीं बनेगा। ये कट के वैल्यू क्या आ गया बेटा, f ऑफ 1 आ गया। f1 की वैल्यू देख लीजिए, f1 की वैल्यू जो आनी चाहिए थी वो आई थी 5 पावर x था, और 5 प्लस 5 पावर x मतलब आ गया 1/2, तो ये 19 प्लस 1/2 आ गया, मतलब वैल्यू क्या होगी बेटा 39/2। तो ये इसका आंसर बन जाना चाहिए था, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लें। तो चलिए बेटा बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन डिपेंड कर रहा था, लिमिट एज सम का क्वेश्चन था, डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट था ये, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या करना होता था कि आपको एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज को पहली बात तो एक बार मैचिंग करा लीजिए। देखिएगा एक काम करिएगा, ऊपर n कांस्टेंट प्रेजेंट है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है स्क्वायर आ रहा है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि ऊपर n कांस्टेंट है तो यहाँ पे n लगा देते हैं और इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो +0 से स्टार्ट हो रही है, देखिएगा n+0 का स्क्वायर है, n+1 का स्क्वायर है, n+2, और ये जो है वो n+ देखिएगा तो ये n+ में क्या आया है n-1 आया है, n+n-1 आया है। तो अगर हम लोग इसका जनरल टर्म निकाल लें, जनरल टर्म बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप इसका जनरल टर्म निकालते हैं तो इसका जनरल टर्म आएगा बेटा, ऊपर तो n कांस्टेंट है, डिवाइड बाई यहाँ पे देखिएगा n+0 से स्टार्ट हो रहा है, तो n+ कहाँ तक गया बेटा, यहाँ तक जा रहा है, तो इसकी वैल्यू मतलब हम लोग लिख सकते हैं r लिख लिया जाए, और ये स्क्वायर है इसका, ध्यान से रखिएगा। और यहाँ पे r की जो वैल्यू होनी चाहिए थी, r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से स्टार्ट हो रही है, और कहाँ तक जा रही है n-1 तक जा रही है, तो ये इसका सम्मेशन हो गया। और लिमिट लगाना हमें, तो जब ये सीरीज दिखती है तो आपको क्या करना होता है, आप इसे r/n के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं,
तो n अगर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n-1 हो गया, n कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा 1/n आ जाएगा, क्योंकि n स्क्वायर बाहर निकलेगा, और ये वैल्यू आएगी 1 प्लस का r/n का स्क्वायर आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही होगी। और आपको रिप्लेसमेंट पता होनी चाहिए कि समेशन की जगह आप लोग क्या करते थे, इंटीग्रेशन लगाते थे, 1/n की जगह आप dx लगाते हैं, एंड r/n की जगह आप रिप्लेस करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर आपने इस टाइप से काम कर लिया है और उसके बाद आपको देखना है लोअर लिमिट r/n, तो r के तो 0 है तो x का मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 0 टू देखते हैं, r के तो कहाँ तक गई बेटा, n-1 तक गई, तो n-1/n हो गया, तो इसका मतलब हो गया 1-1/n, और n टेंस टू क्या बेटा, इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि ये वैल्यू होगी 0, तो वैल्यू क्या आ गई 1 तक। मीन्स समेशन की जगह आपको इंटीग्रेशन यूज़ करना है, लिमिट 0 टू 1 आएगी, 1/, यह आएगा 1 प्लस x का स्क्वायर, और 1/n की जगह dx, और आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा, 1/x स्क्वायर माइनस का 1/x आएगा, और लिमिट हो गई बेटा 0 से 1 हो गया। अगर हमने 1 पुट किया यहाँ पे तो ये आएगा माइनस का 1/2, ठीक है ना, और माइनस अगर 0 पुट किया तो वैल्यू आ गई माइनस का 1, तो 1 - 1/2 मतलब होगी वैल्यू 1/2 आ गया। तो ये इसका आंसर हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये भी था। नेक्स्ट देख लीजिए बेटा, नेक्स्ट देख लीजिए। ओके, तो बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन था डिपेंड कर रहा था लिमिट के ऊपर, और लिमिट की जो वैल्यू दी थी उस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा कि ये जो वैल्यू है ना वो 0/0 का फॉर्मेट था। पहली बात तो x टेंड्स टू 0 है, और इसकी वैल्यू जो थी वो वैल्यू b है। हमें वैल्यू एक्चुअल में 2a + b निकालनी थी, और तो इसके लिए हम एक बहुत सिंपल सा काम कर सकते थे। x टेंड्स टू 0 है बेटा, तो यहाँ पे जब e⁴x - 1 दिया गया है तो यहाँ पे हम 4x कर सकते थे और इसे 4x कर सकते थे, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू तो 1 हो जाती। बहुत सिंपल सा केस था। तो एक स्टेप करने के बाद हम लोग के पास चीज़ें आसान हो गई यहाँ पर, और हम लोग इसको ऐसा लिख सकते थे ax - e⁴x - 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे लिख सकते थे 4ax²। ओके, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, b के इक्वल है। एक काम कर दीजिए बेटा, इसकी अगर हम एग्जिस्टेंसी को चेक कर रहे हैं तो काम कर सकते हैं। x अगर 0 पुट करेंगे तो 0/0 हो जाएगा अभी भी, तो हम लोग एक काम करें कि डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो अगर डिफ्रेंशिएट किया आपने एल हॉस्पिटल रूल लगा करके तो x टेंड्स टू 0 हो गया। ax की जगह आपके पास a आएगा, माइनस का ये आएगा 4e⁴x आ जाएगा। 1 की वैल्यू 0 हो चुकी है, डिवाइड बाई अगर देखें तो इसकी वैल्यू होगी 8ax हो जाएगी। अब 0 पुट करके देख लेते हैं बेटा, x के तो 0 पुट किया तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ क्या आ गया 4 आ गया, a - 4, और नीचे क्या आ गया 0, तो मतलब फॉर्मेट तो 0/0 होनी चाहिए थी। फॉर्मेट क्या होनी चाहिए थी, 0/0, क्योंकि एग्जिस्टेंसी चाहिए आपको। तो ऊपर जो आया a - 4, तो a - 4 शुड बी 0। बात समझ में आ रही है, a - 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी तो 0/0 होगा। अगर 0/0 हो गया तो a की वैल्यू इसका मतलब है 4 होनी चाहिए, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4। अगेन अगर हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ठीक है ना। इसे डिफ्रेंशिएट किया तो आएगा माइनस का 16e⁴x डिवाइड बाई 8a आ गया। और अब अगर हमने लिमिट को अप्लाई किया और इसकी वैल्यू क्या है, b के इक्वल है, लिमिट अप्लाई कर लीजिए बेटा, 0 अप्लाई किया यहाँ पर तो ये वैल्यू होगी माइनस का 16/8, और a की वैल्यू है 4, तो वैल्यू क्या जानी चाहिए, माइनस का 1/2 आ जानी चाहिए। ओके, -1/2 आ गया। अब 2a + b कहा गया, तो 2a का मतलब हो गया 8, और -2b का मतलब हो गया 2b का मतलब क्या हो गया, माइनस का 1 मतलब 7। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, इसका आंसर 7 आएगा। ठीक है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लें। ओके, हाँ तो बेटा बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी थी, और आपको ये पूछा गया था कि आपके पास इसके यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइट है, या नन ऑफ दिस का केस था। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो यूनिक सोल्यूशन के लिए बहुत सिंपल सा केस होता है बेटा। हम लोग पहला काम तो ये करते हैं, इसका डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं। डिटरमिनेंट अगर चेक करेंगे तो आपके पास आएगा 2 3 2 आ गया है, फिर है 4 6 2 है, देन -1 1 एंड 2। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक कर लीजिए। अगर चेक किया जाए तो देखा जाए 2 टाइम्स ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस का 2 10 हो जाना चाहिए, -3 टाइम्स, और 3 के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 8, और माइनस का 2 तो प्लस का 2 मतलब ये भी 10 हो जाएगा, और +2 टाइम्स अगर देखा जाए तो ये जगह 4 और प्लस का 6 मतलब 10 ये भी हो जाएगा।
तो देखा जाए तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, 40 माइनस का 30 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू जो है वो एक्चुअल में 0 की इक्वल तो है नहीं। और जब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है, क्या किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू अगर 0 नहीं है तो हमेशा क्या आता है बेटा, यूनिक सोल्यूशन का केस होता है। ठीक है ना, क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन का केस होता है। तो बहुत आसान सा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो न्यू क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन डिपेंड कर रहा था मैक्सिमा और मिनिमा पर। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए बहुत एक अच्छा तरीका है। आप अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, जब भी आपने शायद देखा होगा इस टाइप से क्वेश्चन कि अगर x + 1/x की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज भी ग्रेटर देन 2 होती है, ग्रेटर इक्वल टू 2। ठीक ना, इस टाइप से केस आपको देखा होगा। क्यों होती है? क्योंकि am ग्रेटर देन gm होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक केस देखें कि ये फंक्शन दिया गया है और इसका अगर हम अरिथमेटिक मीन निकालें, ये देखिएगा अरिथमेटिक मीन विच इज़ ग्रेटर इक्वल टू gm होता है। ठीक ना, ज्योमेट्रिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन अगर इसका देखा जाए तो a⁴ax है। अगर मान लीजिए इसको हमने p मान लिया है तो p + a डिवाइड बाई p डिवाइड बाई 2 विच इज़ ग्रेटर और इक्वल टू इन रूट ऑफ p इंटू a/p हो जाएगा और p कैंसिल हो जाएगा। मीन्स इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो p + a/p की जो वैल्यू होगी ग्रेटर इक्वल टू 2 टाइम्स इन रूट a हो जानी चाहिए। और यही आपके पास आंसर आ रहा था, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, 2√a से बड़ी होगी। ठीक है, तो यही आपको आंसर लिखना था। ओके, नेक्स्ट देख लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं न्यू क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन दिया था, हाइपरबोला पासेज थ्रू द फोकाई ऑफ द इलिप्स x² + 25 + y² + 16 = 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर इसेंट्रिसिटीज इज 1। तो आपसे पूछा गया था इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बताना। तो अब क्या है कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपको बताना, तो एक सिंपल सा काम कर लेते हैं कि हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मान लेते हैं x² / a² - y² + b² = 1 है। ये हमारी रिक्वायर्ड हाइपरबोला है। ठीक है ना, ये हम मान के चलते हैं। और यहाँ पे जो फोकस के बारे में बात की गई, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इलिप्स जो है वो इसका a 5 दिया हुआ है और b की वैल्यू आपको 4 दी गई है। ठीक है, तो ए बी अगर आपको दिया गया तो आप इसे इसकी इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। ई की जो वैल्यू होती है वो इसेंट्रिसिटी होता है इन रूट ऑफ 1 - b²/a²। तो ये जो वैल्यू आएगी 9 मतलब 3/5 हो जाएगी। ठीक है ना। अब आपसे कहा गया था इसेंट्रिसिटीज का प्रोडक्ट जो है वो 1 है, तो इसका मतलब है कि इसका जो ई डैश होगा वो 5/3 होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, 1 हो गया। तो ई डैश आपको इसका मालूम हो चुका है। एक काम और करते हैं कि इसका जो पॉइंट है, इसकी ए जो है, क्योंकि इसकी जो फोकस है, फोकस से पास कर बेटा, तो इसका जो फोकस होगा यहाँ पर इलिप्स का वो होगा ±AE, 0 होना चाहिए। तो ये होगा ± a की वैल्यू 5 × 3/5, तो मतलब 3, 0 हो जाएगा। तो ये इसका फोकस हो जाएगा। इसके फोकस से ये जो हाइपरबोला है ना वो पास कर रहा है। तो हाइपरबोला पास अगर कर रहा है तो ये हाइपरबोला इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर x की जगह देखा जाए तो ±3 लगा सकते हैं आप। तो ये जगह 9 डिवाइड बाई a² - y², y की जगह 0 हो गया, अपॉन b² = 1 हो गया। तो a की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी ±3। ठीक है ना, a की वैल्यू क्या आएगी, ±3, और a यहाँ पे लेंथ होता है तो a की वैल्यू हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है ना, ±3 यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात आती है कि आपको b की वैल्यू निकालनी है। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए हाइपरबोला का। तो ई डैश की वैल्यू होती है इन रूट ऑफ 1 + b² a²। a² का मतलब हो गया 9। ओके, ई डैश की वैल्यू आपको पता है। तो ई डैश की वैल्यू का स्क्वायर किया जाए तो यह होगा 25/9 = 9 + b² डिवाइड बाई 9। सो b की जो वैल्यू आएगी या b² की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16। तो अगर इसको देखा जाए तो इक्वेशन तो आप इजीली निकाल सकते हैं। इक्वेशन क्या आ गई बेटा, इक्वेशन आ गई x² / a² की वैल्यू होगी 9 - y² / b² की वैल्यू होगी 16 = आ गया 1। सो ये जो था इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आप इजीली निकाल सकते थे। ठीक है ना, तो आपके पास ये सेकंड ऑप्शन को मैच कर रहा था। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो एक्चुअल में आया हुआ था आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से। तो मैथमेटिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन है
द काउंटर पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, काउंटर पॉजिटिव, ठीक है ना, काउंटर पॉजिटिव के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा काउंटर पॉजिटिव। इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल अर्न, तो ऐसे क्वेश्चंस के हम क्या किया था बेटा, अगर हम लोग बात किया था यू वर्क हार्ड देन यू विल अर्न, यहाँ पे दो स्टेटमेंट हैं कनेक्टेड किससे बेटा, इफ देन से। इफ देन का केस आपको मालूम है कि अगर ये केस पी है, ये केस क्या है बेटा, पी है, और ये क्यू है, तो ये पी टेंस टू क्यू है, ठीक है ना, पी टेंस टू क्यू है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको बात करनी थी काउंटर पॉजिटिव की, तो काउंटर पॉजिटिव पी टेंस टू क्यू का जो काउंटर पॉजिटिव होता था वो होता था निगेशन क्यू टेंस टू निगेशन पी, मतलब यहाँ पे भी नॉट लगता है और यहाँ पर भी आपको नॉट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे नॉट का केस आ गया बेटा, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्यू यहाँ पर है, इसका निगेशन चाहिए आपको। तो इसका सिंपल सा केस था, इफ़ यू विल नॉट अर्न देन यू डोंट या यू नॉट वर्क हार्ड, ठीक है ना, यू नॉट वर्क हार्ड, इस टाइप का केस आप इसको मैच करा सकते थे, ठीक ना। तो ये बहुत सिंपल सा केस था, क्योंकि निगेशन दोनों में ही लग जाना चाहिए था और स्टेटमेंट इंटरचेंज होनी चाहिए थी। आपके पास पहले स्टेटमेंट ये आएगी, देन स्टेटमेंट आपके पास ये आनी चाहिए थी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो डिपेंड कर रहा था मिनिमम डिस्टेंस चाहिए थी आपको, और आपके पास दो कर्व दिए हुए थे जिसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालनी थी। तो सिंपल सी बात है बेटा, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अगर हम इसका एक ग्राफिकल व्यू देख लें, इसका ग्राफिकल व्यू, तो ये एक पैराबोला है, एक्स वाई स्क्वायर है, वाई के वाट सिमेट्री है, और एक लाइन दी गई वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 दिया गया है, तो स्लोप क्या है 45 डिग्री का है, और कुछ इस टाइप से एक लाइन जाएगी आपके पास, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 लाइन जाएगी, और ये इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y दी हुई है, ठीक है ना। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब होता है कि इसके ऊपर कोई एक पॉइंट होना चाहिए जिससे हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर सकें। मतलब हमें ये पॉइंट चाहिए बेटा, ये पॉइंट x1, y1 हो सकता है। अब डिस्टेंस मिनिमम मतलब यहाँ पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करें, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें विच इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है ना, पैरेलल टू दिस लाइन, तभी आप इसका परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो सिंपल सा केस ये होता है कि आपके पास इक्वेशन जो दी गई वो है बेटा y इज इक्वल टू दिया गया एक्स स्क्वायर बाई 2 दिया गया, ठीक है ना। इसका dy बाई डी एक्स निकाल दीजिए बेटा, dy बाई डी एक्स अगर हम निकालते तो यहाँ पे क्या जाता है, x रहता है। ये एक्चुअल में स्लोप हो गया एट द पॉइंट x1, ठीक है ना, x1 पे स्लोप हो गया, x1 पे स्लोप हो गया है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाए 1 होना चाहिए। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट लाई करेगा ऑन द पैराबोला। तो x की वैल्यू अगर 1 है तो y शुड बी 1/2, मतलब जो पैराबोला पे पॉइंट है वो है 1,1/2 है, और इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। तो लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दीजिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर x की वैल्यू हो गई 1 माइनस 1/2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट, इसका अगर आप देखें तो 1 + 1 मतलब 2 हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब ये आ गया 1/2√2। और इस टाइप का क्वेश्चन जो था वो 24th फेब में भी आया हुआ है, वहाँ पे जस्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई करना था और यहाँ पे जस्ट एक डिस्टेंस के बारे में भी बात की गई थी। तो लगभग में सिमिलर क्वेश्चन था, तो आपने कर लिया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया गया था, और इसमें ये पूछा गया था बेटा, ये कंडीशन पूछी गई थी कि आर इन AP GP HP दिया गया था, तो एक सीक्वेंस के बारे में बात की गई थी। तो पहला काम तो ये है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू देखिएगा 2 का गैप है, I2 + I4 I3 + I5, मतलब 2 का गैप है। तो हम लोग को काम करना है, किससे एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, और देन हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है कि वो किस सीक्वेंस में आता है। तो सिंपल सा है कि इस टाइप का केस अगर IN दिया गया है और IN को अगर हमें सॉल्व करना है π/4 से लेकर के π/2 के बीच में cot⁻⁴ nx है dx है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर हम π/4 कर लें और π/2 कर लिया जाए और इसे cot⁻n-2 करके x करके हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। इसे कन्वर्ट कर सकते हैं cos² x माइनस का 1 dx। ध्यान रखिएगा, cot² x को हमने अलग किया है, cot² x के मतलब
cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1 होता है, ठीक है ना, तभी तो काम बन पाएगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो ये आएगा π/4 से लेके π/2 के बीच में, ये आ गया cot n माइनस का 2x हो गया, और ये हो गया cosec स्क्वायर एक्स dx हो गया, और -1 से अगर हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू देखिएगा ध्यान से, पावर में n-2 है, पावर में अगर n है तो यहाँ पे i n आया हुआ है, तो अगर पावर में n-2 होगा तो ये i n माइनस का 2 आ जाएगा। ओके, इसको हम लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं, तो ये वैल्यू आ गई i n और प्लस का i n माइनस का 2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, कॉट को अगर आप t मान लेते हैं, क्या कर दिया बेटा, कॉट x को हमने मान लिया t, तो cosec स्क्वायर एक्स आएगा बेटा, cosec स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी टी, ध्यान से देखिएगा माइनस डी टी आएगी, क्योंकि कॉट का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec स्क्वायर होता है, तो माइनस का डी टी, तो हमने लिख दिया यहाँ पे माइनस लिमिट, और यहाँ पे लिख दिया डी टी, और ये हो गया टी पावर n माइनस का 2 हो गया। ओके, लिमिट के बारे में बात करते हैं, तो कॉट की वैल्यू π/4 पे क्या होती है बेटा, 1 होती है, और π/2 पे क्या होती है, 0 होती है। इसको रिवर्स कर दिया जाए तो ये 0 से 1 हो जाएगा, और टी पावर n माइनस का 2 डी टी आ जाएगा। ओके, देन अब क्या हो जाना चाहिए, अब इसके बाद इसकी वैल्यू को चेक कर लिया जाए तो ये वैल्यू आ जानी चाहिए टी पावर n-1 अपॉन n माइनस का 1, और लिमिट लगाया 0 से 1, तो टी की वैल्यू 1 पुट कीजिए बेटा, 1 अपॉन n माइनस का 1 आ गया। ठीक है, ये केस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, आपको सीक्वेंस चेक करना बेटा, n की वैल्यू आप स्टार्ट कीजिए 4 से, अगर आप n4 स्टार्ट करते तो आपके पास आता है i2 प्लस का i4, आपने 4 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1/3, ठीक है ना। अब क्या करना है, i5 पे स्टार्ट कीजिए, n की वैल्यू क्या लगाना है 5, ध्यान रखिएगा, 5 लगाया तो i3 प्लस का i5 आ गया, 5 लगाया तो क्या आ गया बेटा 1/4 आ गया, और अगर हम देखें तो i4 प्लस का i6 लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n की जगह 6 पुट करना पड़ेगा, तो ये आ गया 1/5। तो ये जो नंबर्स है ना, ये 1/4, 1/3, 1/5, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो ये 3, 4, 5 हो जाएगा, मतलब ये हो गया AP में, तो उसका रेसिप्रोकल किस में होगा बेटा, HP में होगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा HP, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट देख लें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिपेंड कर रहा था बेटा, वो क्वेश्चन जो था 3D पर डिपेंड कर रहा था। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ OP वेक्टर ऑन द प्लेन पासेज थ्रू द पॉइंट ABC वेयर P इज अ पॉइंट दिस, तो मतलब प्रोजेक्शन ऑफ OP निकालना था। सिंपल हम लोग एक काम करते हैं, इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि मान लीजिए OP दिया गया है, एक वेक्टर दिया गया है, O का मतलब तो आपको मालूम है ओरिजिन दे दिया गया है, और P वेक्टर जो है वो दिया गया है 2, -1 एंड 0 दिया गया है, और इसका जो प्रोजेक्शन हमें चाहिए, प्रोजेक्शन का मतलब आपके पास ये इस टाइप से आपके पास एक लाइन होगी, दैट इज अ परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा हो गया, और मान लीजिए प्लेन कुछ इस टाइप से दिया गया है, प्लेन यहाँ पर है, और ये प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन होगा, ये प्रोजेक्शन आपके पास आएगा दिस वन। हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी बेटा, इस प्रोजेक्शन की लेंथ के बारे में बात की गई थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर OP की डिस्टेंस आपको पता है, OP का मैग्नीट्यूड तो आपको मालूम ही हो जाएगा, OP का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस का 1 मतलब √5 हो जाना चाहिए, ठीक ना। और प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि प्रोजेक्शन का मतलब ये हो गया, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू होगा OP का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा आएगा, ये दिस वन। ओके, अब बात क्या आती है कि cos थीटा कहाँ से निकाला जाता है, ये √5 cos थीटा है, तो इसका प्रोजेक्शन का मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन है, इस लाइन के बारे में बात की जाए, ये प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल ये लाइन होगी, और उसी के पैरेलल ये भी लाइन होगी, तो इस लाइन की इक्वेशन चाहिए मुझे, या इस लाइन का वेक्टर पता चल जाए, और इसका वेक्टर तो मुझे पता है, तो मतलब हमें ये एंगल मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली प्लेन के केस में क्या होता है, आपको नॉर्मल की डायरेक्शन पता चलती है, क्या पता चलती है, नॉर्मल की डायरेक्शन। तो नॉर्मल अगर मालूम पड़ जाए तो हम लोग क्या करते थे, साइन थीटा निकालते थे और क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो पहला काम तो ये है कि नॉर्मल का डायरेक्शन कैसे मालूम पड़ेगा, तो n तो निकाल सकते हैं, n वेक्टर निकाल सकते हैं ना इसका, n वेक्टर अगर मालूम चल गया कि n की डायरेक्शन मालूम है तो हम साइन थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है, साइन थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी डायरेक्शन पता हो गई है, तो हमें n का काम है। तो n का मतलब ये हो गया कि पास ABC आपके पास वेक्टर दिए गए हैं, तो इसका n अगर आपको निकालना है तो सीधा सा मतलब ये हो जाएगा कि दो पॉइंट जो हैं AB, अगर मान लीजिए इस टाइप से, अगर हमने मान लिया AB 3 पॉइंट्स हैं
तो ए बी निकाल लीजिए और ए सी निकाल लीजिए, इन दोनों का क्रॉस कर लिया जाए तो ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि ए बी और ए सी का क्रॉस करेंगे, ध्यान रखिएगा, ए बी और ए सी का क्रॉस करेंगे, या किसी का भी क्रॉस कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर लीजिए, या बी सी वैक्टर लीजिए, या बी ए वैक्टर ले लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तब भी सेम रहेगा। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब है एन वैक्टर की बात अगर हम करें नॉर्मल की, तो इसका मतलब ये हो गया आई जे और के, ध्यान रखिएगा। और हम ए टू बी कर रहे हैं, ए टू बी मतलब 3 माइनस का 2 1 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 2 माइनस का 2 आ जाएगा। ए टू सी कर रहे हैं तो सी माइनस ए कर लेना, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 4 यहाँ पे जगह 3 आ जाएगा, और 2 माइनस 3 -1 हो जाएगा। मीन्स आई के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगी -1 और ये प्लस का 6 हो जाएगी, मतलब वैल्यू क्या जानी चाहिए 5 आ जानी चाहिए। और माइनस जे के रिस्पेक्ट में अगर देखी जाए तो माइनस का 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और ये प्लस के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो -1 और ये क्या हो जाएगा अगेन सॉरी 3 हो जाएगा, और 3 के और ये 0 हो जाएगा। मतलब नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो हो गया 5 -1 5 1 और 3 हो जाएगा, ठीक ना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक ना। अब हम बात करेंगे कॉस थीटा की, लाइन और प्लेन के बीच के एंगल की, तो सॉरी साइन थीटा होता है, साइन थीटा। दो वेक्टर कौन कौन से हैं आपके पास, दो वेक्टर है 2 -1 0 और दूसरा वेक्टर हो गया 5 1 और 3। इनके बीच का एंगल देख लीजिए, तो ये हो गया 10 -1 डिवाइड बाय, इसका मैग्नीट्यूड हो गया √5 और इसका मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो ये आएगा 25 + 1 मतलब हो गया 26 + 9, 26 + 9 35 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 9/9 अगर यहाँ से √5 निकालते हैं तो 5 हो जाएगा, और 5 √7 हो जाएगा। ये साइन थीटा की वैल्यू आई है एक्चुअल में, ध्यान रखिएगा ये किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है। और आपको चाहिए था कॉस थीटा, क्या चाहिए था बेटा कॉस थीटा, क्योंकि बेस चाहिए आपको। तो कॉस थीटा आपको निकालना पड़ेगा, तो कॉस थीटा निकाल दीजिए ना, कॉस थीटा। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा देखा जाए, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा देखा जाए तो ये आएगा 81 डिवाइड बाई 25 7 जा 175 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसको निकालना ही पड़ेगा, तो आपको 1 माइनस का 81/175 कर लीजिए, तो 175 माइनस का 81, तो 175 माइनस 81 करते हैं तो यहाँ पे आएगा 4 और 17 माइनस का 8 9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा √94 डिवाइड बाई 175, रूट के अंदर ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अगर ये आपने निकाल लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो प्रोजेक्शन था, प्रोजेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए था √5 टाइम्स कॉस थीटा, तो √94 डिवाइड बाई आ गया था यहाँ पे 25 7 है, तो मतलब ये हो गया 5 √7, ठीक है ना। तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, √7 मतलब √94 डिवाइड बाई 5 अगर बाहर अंदर आएगा तो 35। तो इस टाइप से आपके पास आंसर आया होगा, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है बेटा, ओके। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी अगर आप एजम्पशन से सॉल्व करते तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा बेटा राइट हैंड साइड में 3/2 दिया हुआ था, और यहाँ पे देखिएगा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था वैल्यूज़ को। अगर हम हर एक हिस्से की वैल्यू को 1/2 अगर एज्यूम कर ले तो 3/2 आ जाता। इसका मतलब ये था कि cos x के अगर हमने x की जगह पे π/3 पुट कर लेते, ध्यान से देखिएगा, तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाती है, और इसकी वैल्यू को y भी मान लेते, ठीक है ना। और x + y को अगर देखा जाता तो x + y की वैल्यू होती 2π/3, जिससे क्या होता है कि cos x + y की वैल्यू जो हो जानी चाहिए थी वो -1/2 हो जाता, और इसकी वैल्यू भी 1/2 आ जाती, मतलब एग्जैक्ट 3/2 आ जाता है आपके पास। मीन्स अगर आपने x और y की वैल्यू को 1π/3 पुट किया था तो ये वैल्यू हो गई थी π/3 पर 3/2 प्लस का यहाँ पे आ गया था 1/2, और ये आंसर था 3√3 + 1/2, ठीक ना। तो ये एजम्पशन से सॉल्व हो गया था, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे कि cos c प्लस का cos d लगा देते, क्या लगाते cos c प्लस cos d लगा देते, तो 2 टाइम्स cos ये आता c प्लस का d डिवाइड बाई 2 और cos c माइनस d डिवाइड बाई 2 हो जाना चाहिए था, और माइनस का इसमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देते तो ये आ जाता 2 cos स्क्वायर x + y/2 आ जाता, और माइनस का 1 आ जाता, और देन इसके बाद आप इसे कैलकुलेट कर लेते, ठीक है ना।
लेकिन ये तरीका बहुत आसान सा था जिसे आप इजीली हैंडल कर लेते। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया था वो दिया गया था, एक द लाइन कट द इलिप्स दिस इन पॉइंट P and Q, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय सेगमेंट PQ एट द सेंटर ऑफ इलिप्स। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले एक काम कर लेते हैं। अगर हमारे पास क्या दिया हुआ बेटा, आपके पास इलिप्स दिया हुआ है और लाइन भी दी हुई है, तो एक काम करते हैं, एक रफली फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। देखिएगा, एंगल के बारे में बात की गई है, तो इलिप्स जो है वो कुछ इस टाइप का होगा बेटा आपके पास। दिस वन इलिप्स होगा, ये इलिप्स हो गया, ये पॉइंट हो गया y, ठीक है ना, ये एक्सिस हो गई। ये पॉइंट के बारे में बात करते थे, ये पॉइंट होगा वो 0,1 होना चाहिए, और ये जो पॉइंट होगा ये बेटा √2,0 होना चाहिए, ठीक है ना। और आपसे ये कहा गया था एक लाइन है y इज इक्वल टू -x+1, तो लाइन क्या है बेटा, -x और प्लस का 1, तो 135 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये जो पास हो गई, अगर y की वैल्यू को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1, और x 0 तो y की वैल्यू 1। तो आप देखिएगा ये कुछ इस टाइप से पास होगी, यहाँ पे पॉइंट 1,0 होगा, तो ये लाइन कुछ इस टाइप से पास हो रही होगी, ठीक ना। तो ये जो पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट हो गया 1,0, ठीक है। अब इसने ये कहा है कि ये लाइन जो है ये कट कर दी P और Q पर। अगर मान लेते हैं ये Q पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, Q है, यहाँ कट कर रही है। तो आपसे ये पूछा गया था PQ जो लाइन सेगमेंट है उसके थ्रू जो एंगल सेंटर पे बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा, देखिएगा ये, अगर आप इसे ज्वाइन कर लें, ये एक लाइन, ये पॉइंट हो गया, और एक ये हो गया, तो ये इस एंगल के बारे में बात की गई है, इस एंगल के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए थे आपको, इसमें क्वेश्चन में आप ऑलरेडी ये दिया गया था, मेंशन किया गया था π/2 प्लस समथिंग, π/2 माइनस समथिंग। तो इसका मतलब ये है कि π/2 तो ऑलरेडी है, तो π/2 प्लस समथिंग होगा। π/2 में कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा। अब ये ऐड कैसे होगा, अगर हम इस लाइन का स्लोप निकाल लें या इस पॉइंट की वैल्यू को निकाल लें तो इसका स्लोप हमें मिल जाएगा। तो इसका एंगल जो होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका एंगल देखते हैं। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन ने कट किया बेटा, तो y की जगह पुट कर लीजिए। y की जगह अगर हम पुट कर लेते हैं तो वैल्यू आएगी x²/2, और प्लस का यहाँ देखें तो y का स्क्वायर, तो x² + 1 माइनस का 2x डिवाइड बाई आ जाएगा 1 इज इक्वल टू आ गया 1। कैलकुलेट कर लेते हो, 2 टाइम्स हो गया तो 2x² प्लस का x² मतलब हो गया 3x² हो गया। ओके, 3x² हो जाएगा, और ये होगा माइनस का 4x, -4x हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस का 2 भी हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या होगा, इधर ट्रांसफर किया तो ये क्या आ गया, 2 आ गया, 2 कट गया। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो x² की जो वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आएगी, मुझे लगता है यहाँ पे 4/3 आ जाएगी, और x की तो क्या दी 0, तो 0 पे भी कट करता था, x की तो क्या आ गई 4/3। अगर 4/3 अगर हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो y की जो वैल्यू हो गई -4/3 + 1 देखा जाए तो वैल्यू -1/3 हो जाएगी। मतलब ये जो पॉइंट Q है, Q इज 4/3 एंड -1/3, ठीक है, ये मालूम हो गया आपको। तो अगर हम इसका स्लोप देखें तो स्लोप का मतलब ये हो गया y माइनस का y1 मतलब -1/3 डिवाइड बाई 4/3 मतलब होगी वैल्यू -1/4, 1/4 हो गया माइनस का, ये इसका स्लोप हो गया। मतलब आपके पास जो tan थीटा है, tan थीटा की जो वैल्यू आ गई हो गई -1/4 आ गई। अब एक्चुअली -1/4 क्यों आ रही, क्योंकि आपके पास दिख रहा है क्लॉकवाइज है बेटा, आपके पास एक्स एक्सिस नीचे है, तो थीटा क्या होना चाहिए था एक्चुअल में, ये -1/4 हो गया बेटा, ठीक ना। हमें इसे 90 में ऐड करना है, तो इसका मतलब ये है कि हमें 1/4 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो माइनस का थीटा है, माइनस का थीटा है। तो अब आपके पास अगर हम एंगल के बारे में बात करें, जो एग्जैक्ट एंगल होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए, π/2 होना चाहिए था, प्लस ये जो एंगल है ये एंगल है -1/4, लेकिन आपको ऐड करना क्या करना है, 1/4 ऐड करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आएगी tan इनवर्स 1/4 आएगी, बिकॉज ये क्लॉकवाइज था इसलिए -1/4 आया था, ठीक है ना। ये बातें समझ में आती ना आपको, ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए तभी मज़ा आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा -1/4 को हमने पॉजिटिव क्यों कर लिया है, क्योंकि आपके पास ये क्लॉकवाइज में आ रहा था, तो आपका एंगल बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। अगर आप इधर लेके जाएंगे तो एंगल कम होगा, तो π/2 प्लस होगा, तो π/2 प्लस π/1/4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख ले।